हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल गुरुकुलम द कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अब तक हमारे चैनल से 2% की वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। परसेंटेज में मैथमेटिक्स का एक अलग रोल होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। जैसे कि हमने देखा 2 वीडियोज़ में आप लोगों का हमें भरपूर स्नेह और प्यार मिला। कमेंट सेक्शन में आपने हमें बहुत सारे सुझाव दिए, अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी मांगे। तो धीरे धीरे करके हम आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो देते रहेंगे। जैसे कि अब इस लेक्चर में हम आपको ज्योग्राफी पोर्शन के पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में समझाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो हमें थोड़ा सा किताबों से बाहर जाकर के थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो हमें ये पता करना होगा कि हमारे पृथ्वी के अंदर है क्या। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा बात करेंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो पृथ्वी की संरचना जो है वो गोल है, लेकिन वो थोड़ी सी ध्रुवों पर चपटी है। अगर हम देखें पृथ्वी को तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि पृथ्वी को अगर हम उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से साउथ पोल को केंद्र होते हुए एक रेखा से अगर मिलाते हैं तो पृथ्वी के 2 हिस्से हो जाते हैं। अगर हम यही रेखा क्षैतिज मिलाएं केंद्र से होते हुए तो पृथ्वी को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो हमारी क्षैतिज रेखा है इसे हम 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम 0 डिग्री की देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो अक्षांश रेखा के और भी कई नाम हैं, जैसे कि इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं और भूमध्य रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें पृथ्वी के आंतरिक संरचना की कि पृथ्वी के अंदर आखिरकार है क्या, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है पृथ्वी की 6371 किलोमीटर। तो सिंपल है कि इतनी गहराई में जाकर के तो हम जान नहीं पाएंगे कि क्या क्या पृथ्वी के अंदर जो है भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक अपनाते हैं जिससे ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, वो नेचुरल होती है। जैसे कि मार्केट में अगर आप गए तो मार्केट में जाने पर आपने देखा कि हम एक बड़ा सा तरबूज खरीदने के लिए जब दुकानदार के पास पहुंचते हैं तो दुकानदार हमसे ये कहता है कि ये तरबूज मीठा है, और हम भी उससे पूछते हैं क्या ये तरबूज मीठा है, तो वो ये कह देता है हाँ ये तरबूज मीठा है, जबकि ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ना उसने उसको बनाया है और ना हमने उसको टेस्ट किया है। ठीक है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा क्या कहते हैं कि दुकानदार से हम ये बात करते हैं कि हम कैसे मान लें कि आपका तरबूज मीठा है। तो दुकानदार हमको उससे छोटा सा बाइट काट के दे देता है जिससे हम टेस्ट करके समझ जाते हैं कि ये तरबूज मीठा है या नहीं है। सेम दैट यहाँ पर हम करेंगे कि अगर हम यहाँ पर पूरी पृथ्वी को लेकर काम ना करें, ये जो हमारी अर्थ है इस पूरे अर्थ का अगर हम अध्ययन ना करके इसका हम एक छोटा सा बाइट निकाल लें और बाइट निकाल करके हम ये देखें कि उस बाइट में क्या क्या है, वही सारी चीज़ें अर्थ में होंगी। जैसे कि तरबूज का हमने एक छोटा सा टुकड़ा टेस्ट किया था, तो अगर वो टुकड़ा मीठा होगा तो पूरा तरबूज भी मीठा हो जाएगा। सेम दैट यहाँ पर अगर हम देखें कि हम पृथ्वी के यहाँ पर इतने पोर्शन को काट लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये हिस्सा 1/4 कहलाता है, 1/4। अगर हम इसी हिस्से को थोड़ा सा जूम इन कर दें, अगर हम
इसी हिस्से को थोड़ा सा जूम इन करें तो ये 1/4 हिस्सा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। याद रहे कि यहाँ पर ये हिस्सा हमने केंद्र से होते हुए काटा है। तो अगर ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, तो ये दोनों भी तो त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम चलें तो ये पृथ्वी की सतह है, ये भी पृथ्वी की सतह है। यहाँ पर देखें तो ये 6371 किलोमीटर की गहराई होगी या नहीं, क्योंकि ये दोनों पृथ्वी की त्रिज्याएं हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक जो कुछ भी है उसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम थोड़ा सा इसके अंदर चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं और 3 हिस्सों में बांटने के बाद हम इन तीनों हिस्सों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा होगा इसे हम कहते हैं क्रस्ट। पृथ्वी का जो मध्य वाला हिस्सा होगा इसे हम कहते हैं मैंटल, और पृथ्वी का सबसे जो आंतरिक हिस्सा होगा इसे हम कहते हैं कोर या क्रोड। क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे कि पृथ्वी को हमने जब 3 भागों में बांटा, आंतरिक हिस्सों को जब हमने 3 भागों में डिवाइड किया, तो सबसे जो सतह के पास का हिस्सा था उसे हम कहेंगे क्रस्ट, या इसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। जो मेंटल है इसे हम मध्य भाग भी कहते हैं, और जो क्रोड या क्रोड है इसे हम आंतरिक भाग के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे कि ये 3 हिस्से तो हो गए, लेकिन इनकी गहराइयाँ कितनी कितनी दूरी पर हैं। तो अगर हम डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर 0 से लेकर के जो 100 किलोमीटर की गहराई है, 100 किलोमीटर की गहराई तक ये पूरा हमारा क्रस्ट फैला हुआ है चारों तरफ। क्योंकि अगर ये इस हिस्से में है तो सिंपल ये पूरे अर्थ पे भी होगा चारों तरफ। अगर हम देखें मेंटल वाले हिस्से की बात करें तो 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमारा मेंटल है। यानी कि अगर हम बीच के हिस्से की बात करें तो बीच का हिस्सा हमारा 2800 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पर हम पहले से क्रस्ट के लिए दे चुके हैं। अगर हम कोर या क्रोड की बात करें तो यहाँ पर 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक हमारा कोर या क्रोड फैला हुआ है, जिसे हम आंतरिक भाग भी कहते हैं। जानते हैं ये तो गहराइयों का क्रम हो गया। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इन हिस्सों में पाया क्या क्या जाता है, क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे क्रस्ट के लिए जो हमारा क्रस्ट का हिस्सा है, क्रस्ट के हिस्से पर 100 किलोमीटर की गहराई की जो हिस्सा है इसके रासायनिक संगठन को हम सियोल के नाम से जानते हैं। यानी कि केमिकल यहाँ पर जो कंपोजिशन है उसे हम सियोल कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इसमें 2 चीज़ें हमें मिलेंगी। पहला होगा हमारा सिलिका, SI फॉर सिलिका, और दूसरा AL फॉर एल्यूमिनियम। क्लियर? यहाँ पर जो हमारा 100 किलोमीटर की गहराई का हिस्सा है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट को भूपर्पटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि इसके भाग में पाया क्या क्या जाता है, तो इस भाग में सबसे अधिकता होती है सिलिका और एल्यूमिनियम की। सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसे एक कॉमन नेम दे दिया गया, जिसे हम सियोल भी कहते हैं। ऐसे ही अगर हम मेंटल के बारे में जानें तो मेंटल वाले हिस्से में जो भरा हुआ पदार्थ है उस पदार्थ के केमिकल कंपोजिशन को हम सीमा कहते हैं।
यानी कि इस हिस्से में जिन भागों की अधिकता है, जो तत्व सबसे ज़्यादा हैं, उनमें पहला है सिलिका प्लस दूसरा मैग्नीशियम, अर्थात यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। यहाँ पर एक पदार्थ कुछ मात्रा में पाया जाता है जिसे हम मैग्नीज भी कहते हैं। ये भी पदार्थ यहाँ पर मिलता है, यानी कि मैग्नीज तत्व भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ठीक ठाक अवस्था में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मेंटल वाले हिस्से में सिलिका और मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा अधिकता रहती है, इसलिए इसे हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे कोर या क्रोड की। अगर हम कोर या क्रोड की बात करें तो ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जो 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इस भाग के रासायनिक संगठन को हम कहते हैं निफे, यानी कि इस भाग में निकेल और आयरन की अधिकता पाई जाती है, यानी कि इस हिस्से में सबसे ज़्यादा निकेल और आयरन मिलता है, जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि इन तीनों हिस्सों में, ये तो इनकी बेसिक जानकारियाँ हो गई। अगर हम थोड़ा सा इनके अंदर चल के बात करें तो अंदर चलते हैं तो यहाँ पर मेंटल और कोर को, मेंटल और कोर जो दो हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों को दो दो भाग में डिवाइड किया गया है। अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल वाले हिस्से की जो दो भाग बनाए गए, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ऊपर वाला जो मेंटल है इसे हम अपर मेंटल कहते हैं, नीचे वाला जो मेंटल है इसे हम लोअर मेंटल के नाम से जानते हैं। बात करेंगे कि इन दोनों हिस्सों का डिस्ट्रीब्यूशन डेप्थ या गहराई के आधार पर किस तरह किया गया, तो हम बात करेंगे 100 से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक अपर मेंटल है और 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक लोअर मेंटल का विस्तार है, यानी कि ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। याद रखें फिर से, मेंटल 100 से लेकर के, मेंटल जो है वो 100 से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक अपर मेंटल है और 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक लोअर मेंटल का विस्तार है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के नाम से इन दोनों को हम जानते हैं। अगर हम बात करें कोर या क्रोड की, तो कोर या क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है। इसके भी दो हिस्से किए गए हैं, इसके भी दो हिस्से किए गए हैं कोर या क्रोड के, जिसमें से ऊपर वाले हिस्से को अपर कोर कहते हैं और निचले हिस्से को लोअर कोर के नाम से जानते हैं। अगर हम इनके डेप्थ या गहराई के आधार पर इनका थोड़ा सा हम विस्तार देखें तो इस विस्तार में 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर की गहराई तक ऊपरी कोर फैला हुआ है और 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक लोअर कोर या निचली कोर का विस्तार पाया जाता है। ये हमारे मेंटल और कोर के डिस्ट्रीब्यूशन या इनके बंटवारे थे। यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि मेंटल और कोर की अवस्थाओं में ऐसा है क्या जो इनके दो दो हिस्से करके इन्हें हम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल में हम एक चीज़ देखते हैं, जहाँ पर हमारा क्रेस्ट और मेंटल आपस में डिवाइड होता है, यानी कि 100 किलोमीटर वाली लाइन पर, जहाँ पर 100 किलोमीटर की गहराई है, इस 100 किलोमीटर वाली गहराई की लाइन पर एक विशेष प्रकार की लेयर पाई जाती है जो लगभग 1 किलोमीटर मोटी है। जैसे कि हम अगर बात करें तो इस हिस्से में एक ये लेयर मिलती है जो लगभग 1 किलोमीटर मोटाई में विस्तार है और ये लेयर चारों तरफ पृथ्वी के फैली हुई है। इस लेयर को हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं मोह असंबद्धता।
या इसी को हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। यह लगभग 1 किलोमीटर मोटी परत है और जो पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मोहो असंबद्धता का विस्तार पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहाँ है या मोहो असंबद्धता कहाँ स्थित है। तो इसके लिए हमारा आंसर बनेगा कि क्रस्ट और मेंटल के जहाँ पर जोन अलग होते हैं उस हिस्से पर लगभग 1 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है, जिस परत को हम मोहो असंबद्धता या मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर मेंटल की, तो मेंटल में लगभग 150 से लेकर के 250 किलोमीटर की गहराई तक, 150 से लेकर के 250 किलोमीटर की गहराई तक, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर 150 से लेकर के 250 किलोमीटर की गहराई तक एक विशेष लेयर और पाई जाती है ऊपरी मेंटल में, जिसे हम स्थैनोस्फीयर, स्फीयर या हम इसी को दुर्बलता मंडल, स्थैनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम और भी मिलता है, इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा जाता है। जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो ये लेयर है, याद रहे मेंटल में है और इसका विस्तार अपर मेंटल में 150 से लेकर के 250 किलोमीटर तक के अंदर पाई जाती है ये लेयर, और इस लेयर का नाम है स्थैनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल, या इसे हम जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि इस लेयर की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर ये लेयर जो है वो अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। अर्ध तरल अवस्था का मतलब, अर्ध तरल अवस्था का मतलब है ये सेमी लिक्विड है, और सेमी लिक्विड का मतलब यह तो ना तो पानी की तरह पतली है और ना ठोस की तरह सॉलिड है। अगर हम बात करें कि इसका यूज क्या है या इसका प्रभाव क्या पड़ता है पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर इसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो हमने एक टॉपिक अभी आगे लेक्चर्स में आपको आएगा या मिलेगा, अगले लेक्चर्स में एक टॉपिक आता है इसके अंदर ज्योग्राफी में, जिसे हम कहते हैं अर्थक्वेक या भूकंप, जिसमें भूकंप के अंदर हम कुछ भूकंपी तरंगों का भी अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स या लॉन्ग वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें या दीर्घ तरंगों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्थैनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल है, इस दुर्बलता मंडल का प्रयोग केवल इन तरंगों के लिए होता है कि जैसे कि हम भूकंप में पढ़ते हैं कि जब भी भूकंप आता है तो भूकंप में एक भूकंप मूल होता है, जहाँ से ये भूकंप उत्पन्न होता है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। और भूकंप मूल से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लॉन्ग वेव्स कहते हैं। PS और L तरंगें, ये तरंगें उत्पन्न होने के बाद पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के लिए ये भूकंप मूल के ठीक लंबवत चलती हैं या भूकंप मूल के दाएं बाएं भी होकर के कुछ तरंगों का गमन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं भूकंप का भूकंप मूल 700 किलोमीटर के नीचे है और यहाँ से कोई तरंग उत्पन्न होती है, अगर ये तरंग उत्पन्न होती है, जैसे कि हम लोगों को आगे टॉपिक में मिलेगा कि प्राइमरी जो वेव्स होती हैं उनका सॉलिड, लिक्विड और गैस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, चाहे उन्हें सॉलिड पोर्शन मिले, लिक्विड पोर्शन मिले या गैस पोर्शन मिले, ये तरंगें बिल्कुल भी विचलित नहीं होती जो प्राथमिक तरंगें होती हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी वेव्स की, तो इन तरंगों का एक ड्रॉबैक ये है कि ये तरंगें सॉलिड और गैस में तो गति करती हैं, लेकिन अगर इन्हें कहीं पर भी लिक्विड पोर्शन मिलता है तो ये तरंगें धीमी या मंद हो जाती हैं, और या ये तरंगें धीमी और मंद होकर विलुप्त भी हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से अगर कोई सेकेंडरी वेव्स उत्पन्न होती है, द्वितीयक तरंग, तो यहाँ से जब ये चल करके स्थैनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल में आएगा तो दुर्बलता मंडल में पहुँचने पर इसे सेमी लिक्विड या अर्ध तरल अवस्था मिलेगी,
अर्ध तरल अवस्था मिलने के कारण इन तरंगों का यही ड्रॉबैक है ना, अभी बताया कि ये तरंगें अर्ध तरल अवस्था या लिक्विड अवस्था में गति नहीं कर पाती या गतिमान नहीं होती। तो ये तरंगें इस अवस्था में जैसे ही ये पहुँचेंगी अर्ध तरल अवस्था में तो इनकी गति मंद हो जाएगी और मंद होकर के ये विलुप्त भी हो सकती हैं। इसीलिए इन स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल या मंद गति क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इन तरंगों की गति मंद हो जाती है। क्योंकि भूकंप से उठने वाली जो एस तरंगें हैं या द्वितीयक तरंगें हैं, जैसे ही इस हिस्से पर पहुंचती हैं तो इन तरंगों की गति मंद हो जाती है, इसलिए इसे एक नया नाम दिया जाता है मंद गति क्षेत्र। यहाँ पर आपकी 2 लेयर्स यहाँ पर मिल गई। तीसरे लेयर की अगर हम बात करें तो जहाँ पर लोअर मेंटल और कोर अलग अलग होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर लोअर मेंटल और अपर कोर अलग होते हैं या सेपरेट होते हैं, उस जगह पर एक विशेष लेयर पाई जाती है और इस लेयर को जो हम नाम देते हैं, इस लेयर का नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे थोड़ा सा, जब हम कोर वाले पोर्शन में आ गए हैं तो कोर वाले पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है, हमने एक चीज़ देखी है, आपने कभी गौर किया होगा कि पृथ्वी के नीचे जब हम किसी भी तरह से खुदाई करते हैं या पृथ्वी के अंदर से मिट्टी निकालते हैं तो उस मिट्टी का टेम्परेचर हमारे बाहर या सतह के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि वो गर्म होकर के निकलती है। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते समय टेम्परेचर क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से जितनी भी गहराई में हम जाएंगे उतनी गहराई में जाते जाते टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम रेट देखें टेम्परेचर के बढ़ने का, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर के बढ़ने का रेट है, उस टेम्परेचर बढ़ने के रेट को हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएं और 32 मीटर की गहराई में पहुंचें तो 32 मीटर की गहराई में पहुंचने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो केंद्र तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर का जो लेवल है वो 4500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो ऐसी इतने ज़्यादा या इतने हैवी टेम्परेचर पर इसके अंदर जो मैटर हैं वो बहुत सारे मैटर ऐसे होंगे जिनका गलन ताप इस टेम्परेचर से कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि वो सारा मैटर इस टेम्परेचर के संपर्क में आकर के गलनशील अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो कोर की हम बात कर रहे थे। कोर में जो पोर्शन हमें मिले थे, ऊपर वाला जो पोर्शन था, इस पोर्शन को हम अपर कोर कहते थे और इस पोर्शन को हम लोअर कोर के नाम से जानते थे। अगर हम बात करें लोअर कोर की, तो जो हमारा लोअर कोर है ये एकदम ठोस अवस्था में है। बात ही आती है कि लोअर कोर ठोस अवस्था में है और अपर कोर लिक्विड या तरल या अर्ध तरल अवस्था में है। ये कैसे हो गया? यहाँ पर तो टेम्परेचर कम होगा ना और यहाँ पर टेम्परेचर होगा ज़्यादा, तो इधर ठोस होना चाहिए, यहाँ पर ठोस पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा है। देखते हैं ज़रा ऐसा क्यों है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा मटेरियल ऐसा भी है जिसका गलन ताप 5500 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा है। मान लेते हैं पृथ्वी के अंदर कोई एक मैटर है, कोई एक पदार्थ है, कोई एक मेटल है जिसका गलन ताप 8000 डिग्री सेल्सियस है या 7000 डिग्री सेल्सियस है। तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के केंद्र के टेम्परेचर पे वो चीज़ लिक्विड अवस्था या गलने की अवस्था में तो नहीं आएगी। वही चीज़ जैसे कि हम एक बात करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेकर के, जैसे हम बात करें, हमारे पास एक ये बॉक्स है। इस बॉक्स में हमने देसी घी भर दिया है और पूरा बॉक्स देसी घी से भरा हुआ है।
हमने घी भरने के बाद इसे फ्रीजर में जाकर के फ्रीज कर दिया तो ये पूरा ठोस हो जाएगा। सबको पता है कि टेम्परेचर कम होने पर इस घी की जो अवस्था होगी वो एकदम सॉलिड अवस्था या ठोस अवस्था में ये आ जाएगा। अब इसी घी में हम ठोस अवस्था वाले घी में कुछ कॉइन्स रख देते हैं या इसके अंदर हम गाड़ देते हैं। जैसे ही हमने ये कॉइन्स इसमें गाड़े तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर ये कॉइन्स क्या इसके सतह या बिल्कुल निम्न तल पर पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँचेंगे ना, क्योंकि ये ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था में पदार्थ के अणु अत्यंत पास होते हैं। तो यहाँ पर इन सिक्कों को जितना हम गाड़ेंगे ये सिक्के उतने ही अंदर तक जाएंगे, उसके बाद ये स्थिर अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन अगर इसी बॉक्स को हम टेम्परेचर दे दें, अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो घी का सिंपल कॉन्सेप्ट, ये टेम्परेचर को पा करके क्या करेगा? पिघलने लगेगा। और जैसे ही ये पिघलेगा वैसे ही इन सिक्कों का घनत्व घी के घनत्व से तो ज़्यादा होगा ना, तो ये सिक्के क्या करेंगे? घी जैसे ही लिक्विड अवस्था में आएगा तो ये सिक्के यहाँ से मूव करके अंदर की ओर जाकर बिल्कुल जैसे ही घी पूरा घुलेगा ये सिक्के जाकर के तली में बैठ जाएंगे। सेम यहाँ पर एक चीज़ कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं इस एरिया में कोई भी मैटर या कोई भी धातु या कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ ऐसा हमें मिलता है जिसका टेम्परेचर या गलन ताप 5500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो उस अवस्था में तो ये यहाँ गलेगा नहीं ना, तो और जो पदार्थ हैं वो गलित अवस्था में आ जाएंगे। और जैसे ये गलित अवस्था में आएंगे तो सिंपल सी बात है कि ये वाला मैटर नीचे की ओर बैठने लगेगा। जैसे ही ये मैटर नीचे की ओर बैठेगा, जैसे ही मैटर नीचे की ओर बैठेगा तो ये तली की ओर जाएगा या केंद्र की ओर जाएगा, और केंद्र की ओर जैसे ही ये पहुँचेगा तो ये जाकर के तली की ओर बैठ जाएगा। इसीलिए एक बात याद रखें कि कोर वाले पोर्शन में जो हमारा लोअर कोर या केंद्र से लगा हुआ कोर है ये ठोस अवस्था में है, जबकि इसके ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है ये अर्ध तरल या सेमी लिक्विड या लिक्विड अवस्था में है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोर का कौन सा हिस्सा तरल और कौन सा हिस्सा ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो कोर का निचला हिस्सा ठोस अवस्था में और ऊपरी हिस्सा तरल अवस्था में मिलता है। ये हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर था। यहाँ पर ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है पूरी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो 4, 5, 6 क्वेश्चन यहाँ से अभी तक निकले हैं और जो बहुत ज़्यादा टारगेट भी करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ से निकलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, यानी कि इसके अंदर के हिस्सों या पार्ट से। तो सबसे बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? क्रस्ट। सबसे अंत वाले हिस्से को क्या कहते हैं? कोर या क्रोड। और बीच वाले हिस्से को हम मेंटल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इनके रासायनिक संगठन की जब भी बात की जाएगी तो हमारे क्रस्ट के रासायनिक संगठन को हम सियोल कहते हैं और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। अगर हम मध्य भाग की बात करें तो मेंटल वाले हिस्से के रासायनिक संगठन को हम सीमा कहते हैं, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम तथा मैग्नीज की अधिकता होती है। और आंतरिक हिस्से को हम निफे के नाम से जानते हैं जिसमें निकिल और आयरन पाया जाता है। याद रखें इन 3 जो लेयर्स हैं इनको हम बहुत टारगेटली पढ़ेंगे। यहाँ पर जो क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करने वाली लाइन है इसे हम मोह असंबद्धता कहते हैं या मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। यह परत लगभग 1 किलोमीटर मोटी है। दूसरी परत जो है वो अपर मेंटल में ही 150 से लेकर के 250 किलोमीटर की गहराई में फैली है, जिसे हम स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी या मंद गति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह तरल या अर्ध तरल अवस्था में पाई जाने वाली लेयर है और इसका प्रभाव भूकंप से उठने वाली एस तरंग पर पड़ता है। एस तरंग इस भाग में आकर के मंद पड़ जाती है या समाप्त हो जाती है। और तीसरी लेयर जो थी हमारी, उस लेयर का विस्तार लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में है, जिसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी। अगले लेक्चर में हम आपको पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी सौर मंडल का किस नंबर का ग्रह है,
पृथ्वी का विस्तार क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की परिधि क्या है, पृथ्वी का व्यास क्या है, ध्रुवीय व्यास क्या है, पृथ्वी का अक्षीय व्यास क्या है, पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या है, पृथ्वी का आयतन क्या है, और पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है तो क्यों है। और इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी पर उपस्थित रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर और हमारी अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इन रेखाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद फिर हम चलेंगे उसी लेक्चर में पृथ्वी की गतियों पर। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होंगी, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति। गतियां कंप्लीट करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे ही क्रम में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड सीरियल वाइज एक कंप्लीट सीरीज़ मिलेगी, जिसमें ज्योग्राफी के सीरियल वाइज आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पर यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे। आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी या लेक्चर्स में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। आगे आपको मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी और भी सारे लेक्चर्स यहाँ पर चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे। आपको अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होते रहेंगे। लॉकडाउन में हम आपकी पढ़ाई को नहीं रुकने देंगे और हम क्रम से आपकी सारी पूरी जितनी भी सीरीज़ होगी, हम जितना कर सकेंगे उतना हम आपके लिए सारे मैटर्स को कलेक्ट करके टॉपिक वाइज आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे के वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध होंगी। आपका सुझाव हमारे लिए सराहनीय होगा। आपके सुझाव के हम आकांक्षी हैं। थैंक यू, धन्यवाद।